गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आगे पॉलिटी की सीरीज बढ़ाते हैं। तो हमने जो प्रीवियस पढ़ा था पहले उसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पढ़ा था संयुक्त बैठक। तो संयुक्त बैठक में हमने क्या पढ़ा था? देखो, दो तरह के दो सदन होते हैं हमारा। पहला लोकसभा, तो दूसरा सदन हमारा कौन सा होता है? राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। कोई भी अगर बिल बनाना है, तो बिल बनाने के लिए कोई भी बिल पहले सबसे पहले या तो लोकसभा या राज्यसभा में भेजा जाता है। तो अगर हम लोकसभा में भेजते हैं तो लोकसभा में क्या होता है, बिल को या तो संशोधित कर दिया जाएगा, ये मतलब संशोधन के लिए मान लो कोई बिल आया है, या तो वो संशोधित हो जाएगा, मतलब कि लोकसभा से पास हो जाएगा। पास नहीं होता तो दूसरी कंडीशन क्या होती है, लोकसभा से पास नहीं होता तो लोकसभा अपने पास रख भी सकता है, ठीक है। रखने की भी पावर होती है उसके पास, वो अपने पास रख भी सकता है। और अगर पास कर दिया तो कहाँ पहुँच जाएगा? लोकसभा पे। तो ऐसे लोकसभा के पास भी दो ही कंडीशंस होती हैं, या तो वो क्या कर देगा, बिल को पास कर देगा, या फिर वो अपने पास रखेगा। क्या करेगा? अपने पास रखेगा। दो ही कंडीशन उसके पास होती है, या तो वो पास कर देगा या फिर वो अपने पास रखेगा। किसको? तो बिल को। ओके, दो ही कंडीशन में वो काम कर सकता है। और अगर दोनों ने ही ना तो पास करा, ना ही अपने पास, मतलब अपने ना पास करना चाहते हैं और अपने पास रख लेते हैं, तो ऐसा अगर लगातार 6 महीने तक होता है, कितने टाइम तक? तो ऐसा अगर लगातार 6 मंथ तक होता है, तो वहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट जो हैं यानी राष्ट्रपति जो हैं वो क्या बुलाते हैं? तो संयुक्त बैठक यानी हमारा संयुक्त सेशन बुलाया जाता है, यानी संयुक्त बैठक बुलाई जाती है जब हमारे 6 महीने तक दोनों सदन में बिल पड़े रहते हैं। तो ठीक है, तो 6 महीने के बाद ही हम क्या बुलाते हैं? संयुक्त बैठक बुलाते हैं। दोनों सदनों में 6 महीने तक रहना चाहिए। ये किस में लिखा है? तो हमारे आर्टिकल 108 में लिखा है, ठीक है। आर्टिकल 108 के तहत हम संयुक्त बैठक को बुला पाते हैं। यानी आर्टिकल पूछे अगर संयुक्त बैठक का, तो आर्टिकल है 108। ऐसा जो होता है, जो संयुक्त बैठक बुलाते हैं, मैंने बताया था उसकी अध्यक्षता हमारे सभापति ना कर कौन करता है? तो हमारे उपराष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? तो उपराष्ट्रपति हमारी उसकी क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं इस बैठक की। संयुक्त बैठक में जो मूल बिल प्रस्तुत किया जाता है ना, वो सदन के बहुमत से पास किया जाता है, यानी मेजोरिटी होनी चाहिए। अगर मेजोरिटी नहीं है तो वो बिल पास नहीं होता है। यानी दोनों आकर आपस में जब काम करेंगे तो दोनों की मेजोरिटी होनी चाहिए। और संयुक्त बैठक किस में नहीं बुलाई जा सकती? तो संयुक्त बैठक दो बिल में नहीं बुलाई जाती। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन करना हो तो नहीं बुला सकते। दूसरा हम किस में नहीं बुला सकते? तो मनी बिल में यानी धन विधेयक में नहीं बुला सकते। धन विधेयक में आपको पता है कि लोकसभा में ही पावर है कि धन विधेयक लोकसभा में ही पेश होता है, वहीं से शुरू होता है, फिर लोकसभा से ये राज्यसभा में भेजा जाता है। अगर राज्यसभा इसे पास नहीं करता, तो राज्यसभा अगर अपने पास रखता है तो कितने टाइम तक रख सकता है? तो 14 डेज तक अपने पास रखता है। 14 डेज के बाद ये अपने आप ही पास मान लिया जाता है और इस पर साइन कर ये विधेयक बन जाता है, ठीक है। जैसे कि कल क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे कि विधान परिषद जो है वो विधानसभा द्वारा पास किए गए बिल को कितने टाइम तक अपने पास रख सकती है? तो 4 महीने तक। ऐसी विधानसभा कितने टाइम तक रख सकती है? तो वो तो अनंत काल तक रख सकती है, ठीक है। ये सब हमने कल डिस्कस किया था संयुक्त बैठक के बारे में। और हमने डिस्कस किया था कि कनाडा असम ने क्या क्या लिया है? तो सशस्त्र केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था ली थी, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति ली थी, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना लिया था, और सुप्रीम कोर्ट का जो परामर्शी न्याय निर्णय होता है वो भी हमने कनाडा से लिया था, जिसमें मैंने संघीय व्यवस्था भी बताई थी। संघीय व्यवस्था के साथ सशक्त केंद्र कैसे आता है? तो संघीय व्यवस्था जो बताई थी मैंने कि संघीय व्यवस्था क्या होती है? तो संघीय व्यवस्था जब केंद्र और राज्य दोनों को पावर बांटी जाए, वहाँ हम संघीय व्यवस्था कहते हैं। यानी केंद्र और राज्य के बीच में पावर का बंटवारा हो जाना संघीय व्यवस्था होता है, जहाँ केंद्र और राज्य के बीच में पावर का बंटवारा हो जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारी संघीय व्यवस्था जो कि हमने डिस्कस कर ली थी। फिर हमने संघात्मक भी डिस्कस किया था। संघात्मक क्या होता है? तो संघात्मक जहाँ पर लिखित संविधान होता है, शक्तियों का आपस में बंटवारा हो जाता है, संविधान ही सबसे ज़्यादा क्या होता है? सर्वोपरि होता है, और हमारा संविधान जो है वो कठोर होता है। और न्यायपालिका अपने आप में क्या होती है? न्यायपालिका। जबकि भारत की बात करें तो भारत हमारा अर्धसंघात्मक है। अर्धसंघात्मक मतलब जहाँ पर सिर्फ सेंट्रल की पावर चलती है, यानी केंद्र की ही शक्ति चलती है। जबकि हम अर्धसंघात्मक होते हुए अगर मैं एग्जांपल दूँ एकात्मक का, तो वो आर्टिकल 3 में देखने को मिलता है, जिसमें पता है कि आपको सारी पावर किस में हो जाती है? सेंट्रल में हो जाती है, राज्य की कोई पावर रहती ही नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 3 जिसमें कि क्या है? सीमा वगैरह को देखा जाता है, ठीक है। आर्टिकल 3 को लेकर ये एकात्मक हो जाती है। आर्टिकल 253 की बात करें तो आर्टिकल 253 में भी एकात्मक देखने को मिलती है। आर्टिकल 356 जैसे कि राज्य आपातकाल जिसमें लगता है, जो कि हम आपातकाल की पहले बात कर चुके हैं, और अगर आपने मेरी आपातकाल की वीडियो नहीं देखी तो प्रीवियस वीडियो जाकर जरूर देखिए।
तो यहाँ भी एकात्मक देखने को मिलता है। और केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति करना भी किस में आता है, अर्धसंघात्मक में आता है। केंद्र द्वारा, वैसे ये एकात्मक दिखाती है ये भी केंद्र, क्योंकि केंद्र क्या कर रहा है, राज्यों को उनके अधिकार नहीं दे रहा, बल्कि उन पर क्या चलाना चाह रहा है, यहाँ शासन चलाना चाह रहा है ना, एकात्मक हो गया, क्योंकि सारा डिसीजन कौन ले रहा है, केंद्र ले रहा है। तो केंद्र द्वारा जो राज्यपालों की नियुक्ति होगी वो भी इसमें ही आएगी, एकात्मक में। एकल नागरिकता भी एकात्मक हो गई, क्योंकि एकल ही नागरिकता है, मतलब एक ही नागरिकता हमें यहाँ पर मिल सकती है। जैसे अमेरिका में तो अगर बात करें तो राज्य की अलग मिलती है और केंद्र की अलग नागरिकता हमें प्राप्त की होती है। ठीक है, आर्टिकल 259 की बात करें तो आर्टिकल 249 जिसमें राज्यसभा की जो पावर है वो राष्ट्रीय हित में घोषित होती है, तो राष्ट्रीय हित में हो रही है, तो यहाँ भी एकात्मक देखने को मिल रहा है। जबकि अर्ध संघात्मक की बात करें तो एकात्मक और संघात्मक दोनों तरह की पावर इसमें पाई जाती है। यानी स्थायी सरकार जो है वो अध्याशात्मक होती है, उत्तरदायित्व सरकार संसदीय होती है, और समान संपूर्ण विकास एकात्मक होता है। जो अब बात कर लेते हैं हमने जर्मनी से क्या क्या लिया है। तो जर्मनी से हमने जो लिया है, एक मिनट देखते हैं, जर्मनी से हमने लिया है आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन करना। अच्छा, आपको पता है कि आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकार होते हैं, आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट होते हैं, ये क्या होते हैं, इनका स्थगन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर हमें ये मूल अधिकार मिलते रहे तो हम क्या करेंगे, हम गलत फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो गलत फ़ायदा उठा सकते हैं, इस वजह से मूल अधिकारों का स्थगन भी हो जाता है, यानी उनको थोड़े टाइम के लिए रोक दिया जाता है। जबकि आर्टिकल 20, आपको पता है 20 और 21 दो आर्टिकल हैं जो कि क्या नहीं होते, जिनका स्थगन नहीं होता, यानी जो निरस्त नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल जो है, और इनको हमने कब जोड़ा था, तो हमने मोरारजी देसाई यानी 44वें संविधान संशोधन द्वारा ही इन्हें जोड़ा था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसे ऐड किया था। ओके, बाकी हमने सोवियत संघ से क्या लिया है, फ्रांस से क्या लिया है, ये दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। गाइस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरी वीडियो को, और आगे भी शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।